गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल दीदी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ नियंत्रित एवं सामूहिक अवलोकन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन विधि, अवलोकन विधि, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि अवलोकन विधि की शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आवश्यकता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवलोकन कैसे किया जाता है, इसको वर्तमान में क्यों अपनाया गया है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। इसमें हमने बताया था भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर तिवारी, गोविंद तिवारी के अनुसार दिए गए वर्गीकरण का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के हमने 3 पार्ट किए थे, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन। इन तीनों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नियंत्रित व सामूहिक अवलोकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इससे पहले हमने पढ़ा अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित जिसका कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण नहीं होने का तात्पर्य है जब अनुसंधानकर्ता समस्या का समाधान प्राप्त करता है, समाधान खोजने का प्रयत्न करता है, तो उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। वह हर तरह से समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वह समय और परिस्थिति को अपने अनुसार ढालता है। उसमें समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई निर्देश उसे नहीं दिए जाते, बस उसे तो डाटा कलेक्ट करके परिणाम देना होता है। जबकि नियंत्रित अवलोकन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से क्या है, विपरीत है। क्या? नियंत्रित अवलोकन। इसमें घटना, तथ्य, प्रयोज्य और अनुसंधानकर्ता पर पूरी तरह से क्या होता है, नियंत्रण होता है। घटना, तथ्य, प्रयोज्य और परिस्थितियां। घटना, तथ्यों, प्रयोज्यों, परिस्थितियों, इन सब पर क्या होता है, पूरी तरह से नियंत्रण होता है, यानी पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें ना तो अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र होता है, न ही घटना स्वतंत्र होती है। कोई घटना ऐसे नहीं कि नेचुरल हो, यानी परिस्थिति बनाई जाती है, उन परिस्थितियों में प्रयोज्य को उतारा जाता है और उसके द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी सब चीज़ एक नियंत्रित वातावरण में कार्य करती है। किसके अंतर्गत? नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत। इस प्रकार नियंत्रण करने से यह विश्वसनीय और वैध सूचनाओं को प्राप्त करता है। नियंत्रण के कारण क्या होता है, फालतू की बातें नहीं आती हैं, अनुसंधानकर्ता का दृष्टिकोण उसमें काम नहीं करता है, जिससे कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय और वैध हो जाता है। कौन सा? नियंत्रित अवलोकन। भाई, जब सारी चीज़ें ही कंट्रोल्ड हैं तो वह अपनी सोच को अलग रख देता है। उसका खुद का कोई रोल नहीं होता है, ना ही उसकी इमोशंस का कोई महत्व होता है, ना ही उसके दृष्टिकोण का कोई महत्व होता है। वह पूर्ण रूप से विश्वसनीय होता है और पूर्ण रूप से वैध होता है, वैलिड भी होता है। तो इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसकी योजना नियंत्रित निरीक्षण के पूर्व निम्न योजना कर लेनी चाहिए। क्या क्या काम कर लेने चाहिए? अवलोकन द्वारा संकलित की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा उचित रूप में और उचित शब्दों में करना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि नियंत्रित अवलोकन में सारी परिस्थितियां, सारी घटनाएं, सारे प्रयोज्य, अनुसंधानकर्ता सभी एक निश्चित नियंत्रित वातावरण में ही कार्य करते हैं। तो जो चीज़ नियंत्रण में चल रही है उसकी हमें योजना पहले से बनानी होगी, उसकी भूमिका हमें पहले से बनानी होगी। अचानक हम किसी कार्य को करने के लिए किसी से नहीं कह सकते। अगर हम कोई सपोज कीजिए, हम विद्यालय में किसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, तो उस आयोजन के बारे में हमें पहले से बालकों को सूचना देनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए, वह हमें
यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित अवलोकन के द्वारा अवलोकन करने पर हमें पहले से कुछ योजना बना लेनी चाहिए, जो निम्न है योजनाएं। पहली है इसमें हमारी इस अवलोकन के द्वारा संकलित की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा उचित रूप में और उचित शब्दों में कर लेनी चाहिए। अवलोकन के द्वारा संकलित की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा उचित रूप में और उचित शब्दों में करनी चाहिए। अवलोकन द्वारा संकलित की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा उचित रूप में उचित शब्दों में हमें पहले से कर लेनी चाहिए कि अवलोकन क्यों किया जा रहा है। इस चीज़ का अनुसंधानकर्ता को पहले से पता लग जाना चाहिए, किन शब्दों में वह किया जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में वह किया जाना चाहिए। इन बातों का ज्ञान उसे पहले से हो जाना चाहिए। अगला है इसमें अवलोकन के लिए आवश्यक सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। अवलोकन के लिए आवश्यक सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। भाई जिन बातों का हमें अवलोकन करना है उनका आसानी से पहले से हमें चयन कर लेना चाहिए। क्या क्या सामग्रियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसका चयन पहले से कर, किन किन बिंदुओं के आधार पर अवलोकन करना है, समस्या क्या है, इसके लिए किस प्रकार के डाटा का कलेक्शन हमें करना है। जैसे प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता हमें जीतनी है तो उसके लिए हमें क्या मार्क की आवश्यकता पड़ेगी, पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो पॉइंट्स कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, कब माइनस होता है, कब पॉजिटिव प्लस होता है, तो ये सारे डाटा हमें पहले से कलेक्ट करने होते हैं। अगला अवलोकन हेतु नियत स्थान समय व्यक्ति के आधार पर प्रमाणीकरण कर लेना चाहिए। अवलोकन हेतु नियत स्थान समय अवलोकन हेतु नियत स्थान समय व्यक्ति के आधार पर प्रमाणीकरण व्यक्ति के आधार पर प्रमाणीकरण कर लेना चाहिए। अवलोकन द्वारा संकलित की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा उचित रूप में उचित शब्दों में कर लेनी चाहिए। यानी जिन इकाइयों को हमें जो हमें अवलोकन द्वारा परिणाम प्राप्त करने हैं उनकी व्याख्या हमें उचित शब्दों में कर लेनी चाहिए। अवलोकन के लिए आवश्यक सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। नियत स्थान समय व्यक्ति के आधार पर प्रमाणीकरण कर लेना चाहिए कि कहाँ पर हमें किन परिस्थितियों में, क्योंकि सब कुछ नियंत्रित होता है तो स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है,
किस किस व्यक्ति का किया जाना है वह भी निश्चित होता है। उसका प्रमाणीकरण हमें पहले से कर लेना चाहिए। अवलोकन, आवश्यक सूचनाओं को लेखबद्ध कर लेना चाहिए। जो समस्या है उससे संबंधित सूचनाओं को हमें लिख लेना चाहिए कि वास्तव में, क्योंकि जिससे कि उन्हीं आधारों पर डाटा का कलेक्शन आसानी से किया जा सके। जब हम अवलोकन कर रहे हैं तो कोई बिंदु हमसे छूटे नहीं, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण हम प्राप्त कर सकें। अवलोकन में परिशुद्धता लाने हेतु अनेक यंत्रों का प्रयोग, टेप रिकॉर्डर, फोटोग्राफ आदि का उचित संयोजन कर लेना चाहिए। देखिए, चूँकि इसमें अनियंत्रित अवलोकन की तरह नहीं है कि कभी भी कहीं भी अवलोकन किया जा सके। इसमें अवलोकनकर्ता स्वतंत्र नहीं रहता, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने बताया कि नियंत्रित अवलोकन पूरी तरह से विश्वसनीय और वैध होता है। क्यों? जब मुझे पता है कि यहाँ इस परिस्थिति में इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाना है, उसका पूरी तरह से रिकॉर्ड तैयार करना है, तो मैं पहले से ही अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकती हूँ। कर सकती हूँ, नहीं कर? क्यों? सिद्धता आने के लिए कि मैंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरा दृष्टिकोण इस समस्या से बिल्कुल निष्पक्ष है। मैं इनके साथ भावात्मक रूप से मैं बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैंने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की है। मैंने किसी की कमजोरियों को छुपाने का प्रयास नहीं किया है। तो अवलोकन द्वारा, इस अवलोकन में शुद्धता लाने के लिए, विश्वसनीयता लाने के लिए, वैधता लाने के लिए आवश्यक यंत्रों का टेप रिकॉर्डर है, फोटोग्राफ आदि है, उनका जो संकलन है वह हमें पहले से कर लेना चाहिए। इसमें हमें साथ ही साथ प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति में अवलोकन इस प्रकार से किया गया था जिससे कि ये डाटा प्राप्त हुए हैं। आ गया समझ में? नियंत्रित अवलोकन, दोबारा सुन लीजिए। नियंत्रित अवलोकन में घटना, व्यक्ति, प्रयोज्य, परिस्थिति सभी कुछ नियंत्रित वातावरण में संपन्न किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता स्वतंत्र नहीं होता है, उसका दृष्टिकोण यहाँ पर काम में नहीं आता है। नियंत्रित अवलोकन के द्वारा नियंत्रित अवलोकन को पूरी तरह से विश्वसनीय और वैध अवलोकन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें जो भी कार्य किया जाता है वह पूरी तरह से निर्देशित होता है, पूर्व योजित होता है। इसके लिए हमें निम्न योजना बनानी चाहिए, निम्न आधार पर योजना बना लेनी चाहिए। नियंत्रित अवलोकन को करने से पहले उचित रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। जो भी समस्या है उसको उचित शब्दों में उसको परिभाषित कर लेना चाहिए। अवलोकन के लिए जो भी कार्यक्रम किया जाना है, जो भी जिस परिस्थिति में वह किया जाना है, उससे संबंधित सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। स्थान, समय, व्यक्ति का प्रमाणीकरण आसानी से कर लेना चाहिए। इस प्रामाणिकता लाने के लिए, वस्तुनिष्ठता लाने के लिए हमें आवश्यक यंत्रों का कलेक्शन कर लेना चाहिए। आवश्यक सूचियों को लेखबद्ध कर लेना चाहिए। ये था हमारा नियंत्रित अवलोकन। अब है हमारा सामूहिक अवलोकन। आ गया होगा समझ में? नियंत्रित अवलोकन, अब है हमारा सामूहिक अवलोकन। देखिए, सामूहिक अवलोकन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समूह में किया गया सामूहिक रूप से किया गया अवलोकन। 1944 में अमेरिका के जमैका के अंदर स्थानीय दशाओं के अध्ययन के लिए इस प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले कहाँ पड़ी? 1944 में। अमेरिका के जमैका के अंदर 1944 में अमेरिका के जमैका के अंदर स्थानीय दशाओं के, स्थानीय मतलब वहाँ की देशी वहाँ के स्थानीय दशाओं के अध्ययन के लिए हमें इस प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी?
वहाँ प्रति मास सामुदायिक जीवन के किसी पक्ष को अध्ययन करने के लिए अनेक अफसरों को विभिन्न जिलों में भेजा जाता था। वहाँ क्या समस्या थी? सबसे पहले सामूहिक अवलोकन का प्रयोग 1944 में अमेरिका के जमैका के अंदर किया गया। वहाँ क्या होता था, कैसे किया गया, यानी सामूहिक नाम से स्पष्ट है कि समूह में किया गया अवलोकन। अभी तक हम पढ़ रहे थे सहभागी है, सहभागी, नियंत्रित है, नियंत्रित, जिसमें व्यक्ति अनुसंधानकर्ता एक ही होता था, वह समूह में कोई कार्य नहीं करता था। समूह कौन था? तो समस्या का समूह होता था, यानी बालकों का समूह होता था जिन पर वह अपनी रिपोर्ट तैयार करता था। लेकिन सामूहिक अवलोकन इसमें क्या होता है, एक से अधिक अनुसंधानकर्ता कार्य करते हैं। वहाँ अमेरिका में जमैका के अंदर प्रति मास कुछ अफसरों को वहाँ के लोगों के जीवन से संबंधित, जीवन के किसी एक पक्ष का, सामाजिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था, एक साथ भेजा जाता था। वह 1 महीने में डाटा कलेक्ट करते थे, वहाँ के जनजीवन से मिलते थे, जुलते थे, अनुभव करते थे और अपनी रिपोर्ट तैयार करके लाते थे। फिर सामूहिक रूप से उनकी टैली की जाती थी। केंद्रीय कार्यालय में उनको सबको लिखकर भेज दिया जाता था और बाद में एक मीटिंग अरेंज करके, बाद में विशेषज्ञों को एकत्रित करके उस पर उन तैयार रिपोर्ट का पर विचार विमर्श किया जाता था और फिर अंत में निर्णय निकाले जाते थे। ये वहाँ पर इस प्रकार से इस अवलोकन का प्रयोग किया गया। इसमें अनुसंधानकर्ताओं की संख्या अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। वह एक साथ ही, मतलब मैंने बताया कि मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है, सहभागी अवलोकन में बताया था कि अनुसंधानकर्ता पृथक होकर अनुसंधान करता है, यानी समूह से पृथक रहकर सहभागी बनकर ही अपना मूल्यांकन करता है, अवलोकन करता है। जब वह पृथक रहकर करता है तो हो सकता है जो व्यवहार उसके द्वारा, छात्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो, जो कार्यक्रम चल रहा है वह उसकी समझ में ना आए, वह उसकी पसंद का ना हो या उसके दृष्टिकोण में वह अच्छा नहीं हो। अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 ही बिंदु इसमें कार्यरत थे। तो इसके लिए, इस कमी को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपनाया सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में एक अनुसंधानकर्ता ना होकर एक से अधिक अनुसंधानकर्ता एक साथ कार्य करते हैं और समस्या एक ही होती है। अमेरिका में जब इसका प्रयोग किया गया तो वहाँ क्या किया गया, हर महीने 2 या 2 से अधिक अफसरों को किसी सामाजिक समस्या के अध्ययन के लिए भेजा गया। वहाँ पर वो जाते थे और उस समस्या से संबंधित डाटा कलेक्ट करते थे, अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे और एक सेंट्रल ऑफिस में उसको जमा कराते थे। केंद्रीय कार्यालय जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम होस्ट भी बोल सकते हैं, जिसे कंप्यूटर की भाषा में होस्ट बोलते हैं, यानी जहाँ पर सबका लेखा जोखा उपस्थित हो। तो ये सभी अधिकारी जाते थे और केंद्रीय कार्यालय में अपनी रिपोर्ट हर महीने देते रहते थे। फिर क्या किया जाता था, एक निश्चित दिन के अंदर सभी रिपोर्ट को मिलाकर एक मीटिंग की जाती थी और सभी रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जाता था। मूल्यांकन करने के आधार पर जो कॉमन चीज़ होती थी, जो सभी के द्वारा जो कॉमन होती थी, उसको रिजल्ट के रूप में मान लिया जाता था। इसी प्रकार, क्योंकि जिससे कि अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण, अनुसंधानकर्ता के दृष्टिकोण उस पर हावी नहीं रहे। ये था सामूहिक अवलोकन। अब है हमारा अच्छे अवलोकन के आवश्यक तत्व। अच्छे अवलोकन के आवश्यक तत्व, अब मैंने आपको बता दिया, सहभागी है, सहभागी, नियंत्रित, अनियंत्रित, सामूहिक, सब बता दिया। अब है कि अच्छा अवलोकन क्या है, अच्छे अवलोकन के लिए क्या आवश्यकता है, किन किन तत्वों की आवश्यकता है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छे अवलोकन के आवश्यक तत्व। अवलोकन के आवश्यक तत्व क्या क्या आवश्यक है? देखिए, अच्छा अवलोकन किसे कह सकते हैं? अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार का विश्लेषण कर लेना चाहिए। भाई, हमने किसी को कार्य तो सौंप दिया, अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार का विश्लेषण कर लेना चाहिए।
अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार का विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है, ये कहता है कि अच्छा अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें समस्या को पहले से पूरी तरह से डिफाइन कर सके। जिस व्यवहार का अनुसंधान करता अवलोकन कर रहा है, जिस समस्या का वह अवलोकन कर रहा है, जिसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है, उससे संबंधित पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। ऐसा नहीं अचानक किसी पर कोई कार्य थोप दिया जाए, अचानक ही वह उस पर प्रोसेस करना चालू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अनुसंधान करता तभी निष्पक्ष रह पाएगा, तभी अच्छी रिपोर्ट तैयार कर पाएगा, अच्छा अवलोकन कर पाएगा, निष्पक्ष अवलोकन कर पाएगा, विश्वसनीय कर पाएगा, जबकि वह उसके समस्या पहले से समझ में आ जाए, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण कर दिया जाए। अवलोकन के द्वारा न्याय आदर्श का निर्धारण कर देना किया जाना चाहिए। अवलोकन के लिए समय निश्चित करना चाहिए। समय निश्चित करना चाहिए। देखिए, अवलोकन अनिश्चितकालीन नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवनचर्या, दैनिक जीवनचर्या होती है, उससे अलग उसके व्यवहार का हम अवलोकन करें, एक उसका समय होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए कि इस समय पर इसका अवलोकन किया जाना है, इसका निरीक्षण किया जाना है, इस समस्या को इस समय अच्छे से देखा जा सकता है। अनिश्चितकालीन नहीं होता है कि जब आया और जब कर लिया। इसके लिए उचित न्यायादर्श निर्धारित कर देने चाहिए। न्यायादर्श अवलोकन के लिए अच्छा अवलोकन वह है जो कि निश्चित समय पर किया जाए, जिसमें समस्या का विश्लेषण पहले कर दिया गया हो, जिसमें उचित न्यायादर्श निर्धारित कर दिया, किसी को यानी मानक निर्धारित कर देने चाहिए कि इन आधारों पर, इन बिंदुओं पर आपको अवलोकन करना है, इस हिसाब से आपको अवलोकन करना है, इस दृष्टिकोण को आपको रखना है, अपने पर्सनल दृष्टिकोण को आपको यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। ये उचित न्यायादर्श का निर्धारण कर देना चाहिए। अवलोकन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यक अवलोकन करने वाले को देखिए, भाई हर कोई अवलोकन नहीं कर सकता, हर कोई अनुसंधान करता थोड़ी हो सकता है, और जब अनुसंधान करता ट्रेंड नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा, तो उसके द्वारा हर किसी के विषय में गलत धारणा बन जाएगी। तो अवलोकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण होना चाहिए। आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले अवलोकनकर्ता को पूर्णतः प्रशिक्षित करना चाहिए, जब जाके वह किसी समय और परिस्थिति के अनुसार उस समस्या को समझ पाएगा, और जब वह समझ पाएगा तो वह आसानी से अवलोकन कर सकता है। अवलोकित आंकड़े लिखने के लिए उपकरण को निश्चित कर लेना चाहिए, यानी पहले से तैयारी करनी चाहिए। अवलोकन के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होने वाले हैं उनको लिखने के लिए पहले से उपकरण तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं बाद में जैसा हमें पता चले, बाद में हम उपकरण के लिए भागें और तब तक वह सिद्धि ना हो पाए। तो ये थे अच्छा अवलोकन के तत्व कि एक अवलोकनकर्ता को एक किसी समस्या का अवलोकन करने के लिए या ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाने के लिए किन किन एक अच्छे अवलोकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छे अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, पहले उसका विश्लेषण करना चाहिए, पहले उसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, एक निश्चित समय में अवलोकन करना चाहिए, उचित न्यायादर्श निर्धारित कर दिए जाने चाहिए, मानक निर्धारित करने चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये होगा, और आवश्यक प्रशिक्षण अनुसंधानकर्ता को दिया जाना चाहिए। आंकड़े कलेक्ट करने के लिए उपकरण भी पहले से तैयार कर लेने चाहिए। ये थी अच्छे अवलोकन के तत्व। अब हम पढ़ते हैं अवलोकन के उपयोग और सीमाएं। यूटिलिटी एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के उपयोग और सीमाएं। अवलोकन के उपयोग और सीमाएं। देखिए क्या है इसके अवलोकन के
मैंने पहले ही बताया कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण बालक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। बालक को सबसे पहला जो लक्ष्य होता है टीचर का वह यही होता है कि बालक किसी प्रकार से उन्नति करे, बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। पहले की तरह नहीं है कि हम पहले पढ़ते थे, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, इस पे जो कमज़ोर है वो कमज़ोर रहेगा। लेकिन आजकल डायग्नोसिस प्रोसेस अपनाई जाती है, निदान और उपचार की प्रोसेस अपनाई जाती है कि अगर कोई बालक कमज़ोर है, नहीं सीख पा रहा है, अधिगम नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के होने की वजह से पूरा जो ध्यान है वह हमारा बालक पर ही रहता है, पूरा ध्यान हमें बालक पर केंद्रित करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि इसका उपयोग इसलिए भी आवश्यक है कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है बहुत हाईटेक होती जा रही है। शिक्षक को अपने शिक्षण विषय को प्रभावी बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कराने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ता है। वह शिक्षण विधियों को अपना तो लेता है, कितनी सफल हुई हैं, कितनी असफल हुई हैं, इन चीज़ों को समझाने के लिए उसे अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी प्रोसेस हो उसे फीडबैक चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूर होता है कि हमें फीडबैक मिले। हम देखते हैं कि हमने जो कार्य किया है वह सही किया है या गलत किया है, अगर कितना सही किया है और कितनी वहाँ पर कमी रह गई है, तो इसके लिए अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो अवलोकन का उपयोग आज की दुनिया में बहुत लोकप्रिय मेथड है हमारे लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत लोकप्रिय विधि है ये। इसमें क्या है कि इसकी कई सीमाएं भी हैं कि इसके स्वतंत्र विधि के रूप में इसके प्रयोग को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं है ये। इसे हम स्वतंत्र विधि के रूप में प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इसके निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों, अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा यह किया जाना चाहिए, निश्चित परिस्थितियों में ही यह किया जाना चाहिए। तो ये अगर ऐसा संभव होता है तो ही अवलोकन विधि कार्य करती है। इसके उपयोग में अवलोकन की वैधता, विश्वसनीयता, अवलोकन के लाभ, अवलोकन की सीमा आदि इसके जो सारी जो विधियां हैं वह अवलोकन पर ही डिपेंड करती हैं। एक प्रशिक्षक को अपने दृष्टिकोण को, एक अनुसंधानकर्ता को अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से निष्पक्ष रखना चाहिए। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, जो सबसे पहली जो इसकी यूटिलिटी है वह अवलोकन की वैधता और उपयोगिता है, वैधता और विश्वसनीयता है। अवलोकन वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवलोकन वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी समस्या में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर आपने गलत विश्वसनीय डाटा एकत्रित नहीं किए तो हम उसकी अच्छे से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, हम उसके विषय में गलत धारणा का निर्माण कर लेते हैं। यह अवलोकन के आत्मनिष्ठ विधि होने के कारण इसकी वैधता और, लेकिन वर्तमान में अवलोकन के आत्मनिष्ठ, मैंने कहा है यह आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ में व्यक्ति से खुद के विषय में बताने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए इसकी वैधता और विश्वसनीयता पर थोड़ा डाउट हो जाता है कि वास्तव में ये उतनी वैध रह पाती है या नहीं रह पाती। दूसरा, अनुसंधानकर्ता का जो दृष्टिकोण है वह कितना संवेदनशील है। अगर वह भावात्मक रूप से समस्या से जुड़ गया है, छात्र से जुड़ गया है, तो वहाँ पर भी विश्वसनीयता नहीं आ पाती। वस्तुनिष्ठता का भी वहाँ पर अभाव हो जाता है कि एक दृष्टिकोण में एक अनुसंधानकर्ता के लिए वह अच्छा है और एक दूसरे के लिए वह अच्छा नहीं है। फिर भी अवलोकनकर्ता यहाँ पर संतोषजनक, यहाँ आवश्यकता है अवलोकन विधि की ये कि अनुसंधानकर्ता यहाँ पर अपना दृष्टिकोण है वह पूरी तरह से कैसा रखे, निष्पक्ष रखे, किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं करे। निष्पक्ष रूप से अगर वह रहता है तो रिपोर्ट सही बनती है, सही परिणाम आते हैं। अगर नहीं रहता है
तो अगर वह अपनी विचारधारा को उसमें लगाता है तो वहाँ पर पूरी तरह से विश्वसनीय रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाता है। उसे अवलोकनकर्ता को पूरी तरह संतोषजनक परिस्थिति अपनानी चाहिए। सभी घटनाओं को, विभिन्न परिस्थितियों को उसे बारीकी से उनका अध्ययन करना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें कि आगे हम इसका अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।